कहते हैं कि एक अमेरिकी साइंस फिक्शन सीरीज में एक किरदार ट्रेन के हॉर्न को दुनिया की सबसे अकेली आवाज बताता है। लेकिन 2025 में यही आवाज जब भारत के कुछ दूर दराज के कोनों में गूंजी तो उसने दशकों के अकेलेपन को तोड़ा। तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन रेलवे के 2025 के सफर की। देखते हैं कि ये साल पटरियों पर कैसा रहा, कहाँ रफ्तार पकड़ी और कहाँ गाड़ी थोड़ी धीमी हो गई। बिल्कुल। असल में 2025 की कहानी एक संतुलन साधने की कहानी है। एक तरफ भविष्य की बुलेट ट्रेन और हिमालय को चीरती लाइनें हैं, और दूसरी तरफ आज भी प्लेटफॉर्म पर भीड़ और कोयले पर टिकी अर्थव्यवस्था की हकीकत है। रेलवे इन्हीं दो पार्टों के बीच चल रहा है। सही कहा। और इस संतुलन को समझने के लिए आज हम इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत ही शानदार और विस्तृत रिपोर्ट को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो हमारा मकसद साफ है, ये जानना कि कश्मीर और मिजोरम जैसे इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के असल मायने क्या हैं। माल ढुलाई यानी फ्रेट में रेलवे कहाँ खड़ा है और भविष्य की बड़ी परियोजनाएं देश के लिए क्यों इतनी जरूरी हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। 2025 की सबसे बड़ी कहानी अगर एक शब्द में कहनी हो तो वो है संपर्क, मतलब कनेक्टिविटी। हाँ। इस साल दो ऐसे काम हुए जिनका इंतजार पीढ़ियों से हो रहा था। पहला, कश्मीर घाटी आखिरकार देश के बाकी रेल नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ गई, और दूसरा, मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहली बार ट्रेन पहुंची। यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये कि कश्मीर को रेल से जोड़ने का सपना कोई नया नहीं है। अच्छा? इसकी पहली कल्पना 1898 में महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा पहले। एक सदी से भी ज्यादा? जी। लेकिन फिर 1947 हुआ, विभाजन हुआ, जम्मू सियालकोट लाइन पाकिस्तान में चली गई और जम्मू कश्मीर का रेल संपर्क देश से लगभग टूट ही गया था। 1898 से 2025, मतलब एक सपने को हकीकत में बदलने में 127 साल लग गए। ये तो अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। इस दिशा में जो सीरियस कदम उठने शुरू हुए वो हुए 1983 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जम्मू तवी उधमपुर लाइन की नींव रखी। लेकिन उसे असल रफ्तार तो बाद में मिली है ना? हाँ, असल रफ्तार तब मिली जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया। इसका मतलब था कि अब पैसे की कमी इसके आड़े नहीं आएगी। और फिर वो दिन आया 6 जून 2025 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2772 किलोमीटर लंबी लाइन के आखिरी और सबसे मुश्किल 63 किलोमीटर कटरा संगलदान हिस्से का उद्घाटन किया। जी। रिपोर्ट में इसकी लागत 43,780 करोड़ बताई गई है। लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रास्ते पर जो बना है वो इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं है, जैसे कि T50 सुरंग और चिनाब ब्रिज। हाँ, चिनाब ब्रिज। ये सिर्फ नाम नहीं है। T50 सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग। और चिनाब ब्रिज? चिनाब ब्रिज तो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। आईफिल टावर से भी ऊंचा। एफिल टावर से भी ऊंचा? जी हाँ। और इसी लाइन पर अंजी ब्रिज भी है, जो भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज है। 359 मीटर, मतलब एक नदी के ऊपर एफिल टावर से भी ऊंचा पुल बनाकर उस पर से ट्रेन गुजारना, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। और यही इसका असली महत्व है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या है? ये इस बात का सबूत है कि भारतीय इंजीनियरिंग अब दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकती है, चाहे इलाका कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जो काम कल तक असंभव लगता था वो आज हकीकत है। और ये आत्मविश्वास शायद भविष्य की परियोजनाओं की नींव रखेगा। बिल्कुल, जैसे अरुणाचल और लद्दाख में। कश्मीर की ये कहानी वाकई में जबरदस्त है, मतलब पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाना। पर 2025 में रेलवे सिर्फ देश के सिर तक ही नहीं पहुंचा। नहीं, वो देश के उन कोनों तक भी गया जो घने जंगलों और मुश्किल भूगोल की वजह से कटे हुए थे। आपका इशारा मिजोरम की तरफ ही है ना? बिल्कुल। मिजोरम की चुनौती अलग थी। वहां पहाड़ उतने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन इलाका बेहद दुर्गम है। ये तीन तरफ से म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा है। तो वहां क्या हुआ? सितंबर 2025 में जब बैराबी सायरांग लाइन का उद्घाटन हुआ तो राजधानी आइजोल के पास सायरांग पहली बार देश के रेल नेटवर्क से जुड़ा। और इसके साथ ही आइजोल गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बन गई। जी। तो हमने उत्तर में कश्मीर और पूर्व में मिजोरम को जोड़ दिया।
लेकिन क्या देश के बाकी हिस्सों में भी संपर्क को लेकर कुछ बड़ा हुआ? मुझे याद है पुराने पंबन ब्रिज की बहुत चर्चा होती थी। हाँ, वो भी 2025 की एक बड़ी उपलब्धि है। 110 साल पुराने ऐतिहासिक पंबन ब्रिज की जगह अब एक नए आधुनिक पुल ने ले ली है। और ये कोई आम पुल नहीं है? नहीं, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। और रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात कही गई है कि इस नए पुल से भारत श्रीलंका के बीच परिवहन लिंक की संभावनाएं फिर से जिंदा हो गई हैं। और एक और बड़ा मील का पत्थर था, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC। हाँ, उसके 102 किलोमीटर लंबे वैतरणा JNPT ट्रैक पर पहली मालगाड़ी चलाई गई। तो कुल मिलाकर 2025 वाकई में सीमाओं को लांघने और देश को जोड़ने वाला साल रहा। हाँ, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये कहानी संतुलन की है। जहां 2025 में ये शानदार उपलब्धियां थीं, वहीं साल की शुरुआत एक बेहद दुखद घटना से हुई। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। हाँ, वो एक भयानक हादसा था। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले ट्रेनों में चढ़ने की होड़ में 18 लोगों की जान चली गई और 15 घायल हो गए। ये घटना एक तरह से आईना दिखाती है। बिल्कुल, ये हमें उस कड़वी हकीकत की याद दिलाती है कि एक तरफ हम दुनिया के सबसे ऊंचे पुल बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे सबसे बड़े स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन जैसी बुनियादी चीजें आज भी एक जानलेवा चुनौती है। सही कहा। इस हादसे के बाद रेलवे ने देश भर के भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्मों पर होल्डिंग एरिया बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? क्या हमारा सारा ध्यान सिर्फ नई चमचमाती परियोजनाओं पर है, जबकि हमारे मौजूदा पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत को नजरअंदाज किया जा रहा है? ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर हम बड़े लक्ष्यों को देखें तो रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक 3 अरब टन माल ढुलाई करना और 10 अरब यात्रियों को सफर कराना। और हम अभी कहाँ हैं? वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो हमने 1.6 अरब टन माल ढोया और लगभग 7 अरब यात्रियों को पहुंचाया। मतलब यात्रियों के मामले में हम लक्ष्य के काफी करीब हैं, लेकिन माल ढुलाई में हमें अभी लगभग दोगुना होना है। ये तो एक बहुत बड़ी चढ़ाई है। बहुत बड़ी। और रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति का भी जिक्र है, जो हमेशा की तरह एक चुनौती बनी हुई है। राजस्व खर्च ज्यादा और कमाई कम। ये तो एक स्थायी समस्या है। हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के मोर्चे पर 2025 में काफी अच्छा काम हुआ। जैसे कि कवच 4.0 नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इसे 738 किलोमीटर के रूट पर शुरू किया गया। ये ट्रेनों की टक्कर रोकने वाली तकनीक है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी। बिल्कुल। और नई तरह की ट्रेनें भी आईं। प्रवासी मजदूरों के लिए 13 अमृत भारत ट्रेनें, शहरों के बीच सफर के लिए 2 नमो भारत रैपिड रेल। और जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का ट्रायल भी शुरू हुआ। जी। अब बात करते हैं रेलवे के ग्रीन मोबिलिटी पहलू की। रिपोर्ट के आंकड़े वाकई प्रभावशाली हैं। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि देश के कुल परिवहन उत्सर्जन में रेलवे का हिस्सा सिर्फ 1% है। सिर्फ 1%? हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इसका मतलब है डीजल पर निर्भरता खत्म, तेजी से खत्म हो रही है। हाइड्रोजन ट्रेनों पर काम चल रहा है और देश भर में 2626 रेलवे स्टेशन अब सौर ऊर्जा से अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमारे पास इतनी ग्रीन बिजली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डीजल इंजन की जगह कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं? मतलब क्या ये वाकई में उतना ग्रीन है जितना दिखता है? ये एक बहुत जायज सवाल है। देखिए, ये सच है कि आज भी भारत की ज्यादातर बिजली कोयले से बनती है, तो एक तरह से हम प्रदूषण को ट्रैक से हटाकर पावर प्लांट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, इसे बड़ी तस्वीर में देखना होगा। सरकार का जोर सोलर और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी पर है। जैसे जैसे देश का एनर्जी ग्रिड ग्रीन होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी सही मायनों में ग्रीन होती जाएंगी। रेलवे ने अपना काम कर दिया है, अब गेंद पावर सेक्टर के पाले में है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो रेलवे की कमाई की रीढ़ है, माल ढुलाई। फ्रेट। ये रेलवे की कुल कमाई का लगभग 65% हिस्सा है। लेकिन यहीं पर, जैसा हमने पहले जिक्र किया, रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। और वो चुनौती है कोयले पर अत्यधिक निर्भरता। आपको ये जान के शायद हैरानी हो कि रेलवे जो कुल माल ढोता है, उसका लगभग 50% हिस्सा सिर्फ कोयला होता है। 50%? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर भविष्य में भारत तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता है और कोयले का इस्तेमाल कम होता है, तो रेलवे की आधी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा।
ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम ला। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये रेलवे के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। इसी को देखते हुए रेलवे पर बनी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा है कि रेलवे को अपनी फ्रेट बास्केट में विविधता लानी होगी। ये तो समझ आता है कि विविधता लानी चाहिए, लेकिन क्या ये कहना आसान और करना मुश्किल नहीं है? मतलब ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी या ई-कॉमर्स कंपनियों को सड़क परिवहन की जो डोर टू डोर डिलीवरी की आदत है, क्या रेलवे कभी उससे मुकाबला कर पाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी जैसी परियोजनाओं में छिपा है। अच्छा। वेस्टर्न डीएफसी, जिसके आखिरी हिस्से पर 2025 में काम शुरू हुआ, वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी सड़क परिवहन की तुलना में सिर्फ 27% है। सिर्फ 27%? जी, डीएफसी पर मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं बिना किसी रुकावट के। तो इसका मतलब ये है कि रेलवे शायद डोर टू डोर डिलीवरी ना कर पाए, लेकिन वो शहरों के बीच सामान को सड़क से कहीं ज्यादा तेजी से और सस्ते में पहुंचा सकता है। बिल्कुल, डीएफसी एक तरह से माल ढुलाई के लिए हाईवे की तरह है। इससे लॉजिस्टिक्स का समय और लागत दोनों घटेंगे। और जब ऐसा होगा तो ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी जैसी कंपनियां खुद ब खुद रेलवे की तरफ आकर्षित होंगी। और कोयले पर निर्भरता कम होगी। हाँ, और रेलवे की कमाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो कश्मीर और मिजोरम तक पहुंचने और माल ढुलाई की चुनौती को समझने के बाद अब रेलवे की नज़र अगली पीढ़ी की परियोजनाओं पर है। ये लाइनें सिर्फ संपर्क नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहले जिक्र आता है पूर्वोत्तर की 3 लाइनों का। पहली, सिवोक रैंगपो लाइन। ये 45 किलोमीटर लंबी लाइन सिक्किम को पहली बार देश के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी और इसका 75% काम पूरा हो चुका है। सिक्किम को पहली बार, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। दूसरी, 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल लाइन, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल को रेलवे के नक्शे पर लाएगी। इसका 90% से ज्यादा काम हो चुका है। और तीसरी, दिमापुर कोहिमा लाइन, जो नागालैंड की राजधानी को जोड़ेगी। पूर्वोत्तर के लिए तो ये लाइनें जीवन रेखा जैसी होंगी। सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं, एक और लाइन है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। कौन सी? 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन। ये सिर्फ 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए नहीं है, ये लाइन चीन सीमा तक पहुंचने का एक रणनीतिक प्रवेश द्वार भी होगी। मतलब सेना की आवाजाही के लिए? हाँ, इससे सेना की आवाजाही बहुत तेज हो जाएगी। इस लाइन पर 14.57 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बन रही है, जो पूरी होने पर भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी। लेकिन हर प्रोजेक्ट इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा। रिपोर्ट में पंजाब से हिमाचल जाने वाली भानोपाली बिलासपुर बेरी लाइन का भी जिक्र है। जी, उससे लद्दाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन वित्तीय विवादों के कारण इसका काम रुका हुआ है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और समन्वय भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। और अब उस प्रोजेक्ट पर आते हैं जिसका पूरे देश को इंतजार है। बुलेट ट्रेन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। नवंबर 2025 तक इसकी क्या स्थिति थी? रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 तक इस प्रोजेक्ट में 55.63% भौतिक प्रगति और 69.62% वित्तीय प्रगति हो चुकी थी। मतलब आधे से ज्यादा काम हो चुका है। हाँ, काम की रफ्तार काफी तेज है, खासकर गुजरात में। तो ये हमें पटरियों पर कब तक दौड़ती दिखेगी? कोई अंदाजा? देखिए, ये तारीखें कागज पर है। अधिकारियों का कहना है कि गुजरात का हिस्सा यानी वापस से साबरमती तक का सेक्शन दिसंबर 2027 तक पूरा करने की योजना है। और पूरी परियोजना? पूरी परियोजना दिसंबर 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन ऐसी परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण से लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति तक कई चीजें मायने रखती हैं। पर उम्मीद है? हाँ, काम की रफ्तार देखकर उम्मीद जरूर बनती है कि शायद इस बार हम इसे समय पर पूरा होते देखेंगे। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। 2025 भारतीय रेलवे के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट वाला साल था। बिल्कुल। एक तरफ कश्मीर और मिजोरम को जोड़ने जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां थी, जो दशकों पुराने सपनों को सच करने जैसा था। तो दूसरी तरफ नई दिल्ली स्टेशन की भगदड़ और कोयले पर निर्भरता जैसी पुरानी चुनौतियां थीं, जो हमें जमीन पर रखती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो भारतीय रेलवे एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। ये एक ही समय में औपनिवेशिक युग की विरासत भी है और भविष्य के विकास का इंजन भी। वाह! ये भौगोलिक, रणनीतिक और आर्थिक दूरियों को पाटने की एक जबरदस्त कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत नाजुक संतुलन साधने जैसा है।
नए और आधुनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय स्थिरता और एक आधुनिक होते देश की बढ़ती मांगों के बीच। और जाते जाते एक सवाल, रिपोर्ट में नए पंबन ब्रिज के साथ भारत श्रीलंका परिवहन लिंक की संभावना का जिक्र है। अभी रेलवे का सारा ध्यान देश के भीतर संपर्क बढ़ाने पर है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक विचार छोड़ जाता है। क्या भारतीय रेलवे की अगली बड़ी सीमा सिर्फ देश के भीतर होगी या यह सीमाओं के पार भी जाएगी? और एक सही मायने में आपस में जुड़े दक्षिण एशियाई रेल नेटवर्क को बनाने के लिए क्या करना होगा?